तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो इतिहास को, जैसे जेम्स मिल एक इतिहासकार थे अंग्रेज़ों में, स्कॉटलैंड के, उन्होंने 1817 में इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया था? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ईसाई यानी कि ब्रिटिशर्स। वैसे ही फिर आगे चल के जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे औपनिवेशिक क्या होता है। ठीक है, तो जो पहले जो अंग्रेज लोग हमारे इधर आए थे, वो पहले किस लिए आए थे? सिर्फ व्यापार वगैरह करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें जब लगा कि भारत में बहुत ज़्यादा मतलब संसाधन है, भारत बहुत समृद्ध है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम धीरे धीरे भारत को क्या कर ले, अपने अंडर कर ले। ठीक है, तो जो ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए, हम इस चैप्टर में से इसमें सीखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो जनता की पसंद नापसंद, हमारे क्या वैल्यूज़ थे, उन सब में कैसे परिवर्तन लाए। जब एक देश पर पूरे दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन से पूछ सकता है कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण का अर्थ है जब किसी भी देश में, ठीक है, एक दूसरे देश के द्वारा किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिकरण। यानी कि हमारी राजनीति पे, हमारे समाज पे, हमारी संस्कृति पे किसका प्रभाव होगा? किसी दूसरे देश का। ठीक है, लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब में, यानी कि हमारे अतीत में, हम पढ़ेंगे कि कैसे करके अंग्रेज़ों के प्रभाव भारत पर हुआ। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं इतिहास के बारे में? तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? यानी कि पिछले जो 250 साल पुराना जो भारत का इतिहास है, उसके लिए इतिहासकार किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो ये देखते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करना। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, वो जो भी काम करते थे, वो सब चीज़ का क्या करते थे? रिकॉर्ड बना के रखते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। यानी कि वो लोग क्या करते थे? हर चीज़ को लिख के रखते थे, ताकि आगे चल के उसके ऊपर अगर जांच करना हो, उसके ऊपर अगर कोई वाद विवाद करना हो, तो आसानी हो सके। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। पहले हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी, जैसे नमस्ते बेटा, जैसे पांडुलिपियाँ वगैरह लिखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के वजह से क्या हुआ? पांडुलिपियों से भी बढ़कर इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। जैसे अभी जो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, जैसे जो तहसीलदार, जैसे अभी हमारे भारत में जो तहसीलदार ऑफिस होते हैं, हमने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि कैसे जितनी भी ज़मीन की रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन सी ज़मीन किसकी है, ये सब की रिकॉर्डिंग किसके पास होती है? तहसीलदार के पास होती है। ऐसे कलेक्टर के पास जो टैक्स वगैरह है उसका रिकॉर्ड। आगे देखिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको हम कहते हैं आर्काइव, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे।
ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी जो पुराने ज़माने के जो भी दस्तावेज हैं उन सभी को संभाल कर रखा गया है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार है। 1920 के दशक में इसको बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक थे। आपको पता है जो नई दिल्ली है इसको कब बनाया गया था, भारत का राजधानी 1911 के आसपास बनाया गया था ना, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे, है ना। आगे बढ़िए। अभी जो सुंदर सुंदर लेख में लिखते थे उनको हम क्या कहते थे, खुश नवीसी। खुश नवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग में क्या होने लगा, बहुत सारी जो फोटोकॉपी की तो मशीन उस टाइम पे होती ही नहीं थी, तो जो खुश नवीसी होते, जो सुलेख नवीस होते थे, वो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला है सर्वेक्षण का महत्व, कि जो अंग्रेज लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब सर्वेक्षण करते थे। उनका क्या मानना था कि भैया अगर आप किसी भी देश पर राज करना चाहते हो तो आपको पहले उस देश के बारे में पता होना चाहिए, उस देश की अच्छी से आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसकी क्या संस्कृति है, उसके यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, वहाँ की कैसी राजनीतिक स्थिति है, कैसी वहाँ की सामाजिक स्थिति है। इस चीज़ को लेकर 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया, भारत का नक्शा तैयार करा और सब जगह क्या करे, सर्वेक्षण करे। जैसे राजस्व सर्वेक्षण में क्या होता है, उसमें देखा जाता है जैसे जो राजस्व सर्वेक्षण होता है उसमें क्या पैसों के लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे, जैसे कि धरती की कैसी सतह है, क्या वो उबड़ खाबड़ है, कैसी मिट्टी है, बंजर है, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे। अगर जितनी अच्छी मिट्टी की क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी फसल होगी, तो उतने ज़्यादा उनसे जनता से वो टैक्स ले सकते थे। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, सब चीज़ों का वो इतिहास रखते थे कि भैया यहाँ पे किस तरीके से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे करके वो सभी लोगों की जनगणना भी किए। ठीक है, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय, इन सभी के बारे में उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा। जैसे पहली जनगणना कहते हैं ना 1871 में की गई थी, तो उन्हीं समय ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था। वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, मतलब सभी के सभी सर्वेक्षण इन्होंने किए, वन हर चीज़ को लेके, ताकि ये उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, एक तरफ इन्होंने अपने टूल्स रखे हुए हैं जो जिसके द्वारा ये सर्वेक्षण करते हैं, और एक तरफ अंग्रेज ऑफिसर लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ देखो भारतीय किसान और जो भारतीय जो मजदूर है वो एक साइड में इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने इतना आज का टॉपिक कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो 1857 की जो विद्रोह है उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ओके।